हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। केंद्र राज्य संबंध में हम आज क्या पढ़ने वाले हैं? वित्तीय संबंध पढ़ने वाले हैं। और बहुत ध्यान से समझना होगा वित्तीय संबंधों को, कि यहाँ बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न भी होता है। तो 2 दिन हम इस क्लास को लेकर जाएंगे वित्तीय संबंधों को। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे इंस्टा और टेलीग्राम हैंडल पर। टेलीग्राम हैंडल पर अगर आप मुझसे जुड़े हुए हैं तो वहाँ सारी सूचनाएं मिल जाती हैं, कभी अगर कोई क्लास होनी है नहीं होनी है उन सारी सूचनाएं। इसके अलावा न्यूज़@9 जैसा आप देखते हैं उसकी PDF रोज़ाना इस पर मिल जाती है। अमृत उपाध्याय 007 इंस्टा पर भी मैं हूँ। आइए शुरू करें। केंद्र और राज्य के बीच वित्तीय संबंध। भारतीय संविधान के भाग 12 में, ध्यान रखिए भाग 12 में अनुच्छेद 268 से 93 तक केंद्र राज्य के बीच वित्तीय संबंधों से संबंधित प्रोविजन दिए गए हैं। पहली बात, इसमें पहली चीज जो दिया गया है कि कर शक्तियों का आवंटन, मतलब कौन क्या कर लगा सकता है। बहुत सिंपल सा है, लेकिन इसमें हम थोड़ा सा ही पार्ट पढ़ेंगे। हम बेसिकली आज कवर करेंगे कर राजस्व का वितरण कैसे होता है, और कर शक्तियों के आवंटन को हम बाद में पूरा कवर करेंगे, तो उससे बात समझ में आएगी। तो कर शक्तियों का आवंटन मतलब क्या है कि कौन, केंद्र और राज्य, वही के बारे में बात करनी है। संबंध किसके बारे में बात करनी है? केंद्र के और राज्य के। कर शक्तियों का आवंटन यानी टैक्स इंपोज करने का पावर किसके पास है? किस विषय पर कौन टैक्स इंपोज कर सकता है? बहुत सिंपल सी बात है। संघ सूची में जो भी, संघ सूची में टैक्सेस भी हैं विभिन्न तरह के, ठीक है। तो 13 ऐसे कर दिए हुए हैं संघ सूची में, ठीक, और राज्य सूची में 18 ऐसे कर दिए हुए हैं। जो टैक्सेस संघ सूची के अंदर आते हैं उन पर संसद कर का निर्धारण करती है। संसद को अधिकार है, केंद्र को अधिकार है। और राज्य सूची के विषयों पर राज्य के विधानमंडल को अधिकार है कर का निर्धारण करने का, ठीक है। अब है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची पर संसद और राज्य विधानमंडल दोनों को कर निर्धारण करने का अधिकार है, और इसमें GST शामिल है। तो GST आप जानते हैं स्टेट लेवल पर भी लगता है और सेंटर के लेवल पर भी लगता है। और एक GST के बारे में प्रोविजन जो अंतरराज्यीय GST की बात है वो हम पढ़ेंगे आज ही कर राजस्व के वितरण में, जिसको कहते हैं IGST। तो 3 अभी सिर्फ आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि 3 तरह के GST आप जानते हैं। PGST, ठीक है, केंद्रीय जो वस्तु एवं सेवा कर है। SGST, राज्य वस्तु एवं सेवा कर। और अंतरराज्यीय IGST, वस्तु एवं सेवा कर। इन तीनों के बारे में क्या प्रोविजन है वो देख लेंगे, ठीक है। तो फिलहाल आप समझिए, संघ सूची में जो विषय दिए गए हैं उस पर संसद को अधिकार है, और कर निर्धारण, टैक्स इंपोज करने की बात हो रही है। राज्य विधानमंडल को राज्य वाले जो सूची में टैक्स दिए गए हैं उस टैक्स को इंपोज करने का अधिकार किसके पास है? राज्य के पास है। और समवर्ती सूची में जो टैक्स दिए गए हैं जिसमें सिर्फ GST है, उस पर संसद और राज्य विधानमंडल दोनों को कर निर्धारण करने का अधिकार है अपने अपने एरिया के हिसाब से। अवशिष्ट शक्ति, मान लीजिए कोई ऐसा टैक्स नहीं दिया गया है जो अभी तक इन तीनों सूची में से किसी से भी संबंधित नहीं है, उस पर टैक्स इंपोज करना हो तो टैक्स कौन इंपोज करेगा? टैक्स इंपोज करेगा उस पर संसद। क्यों? क्योंकि अवशिष्ट शक्तियां टैक्स इंपोज करने के मामले में भी लेविड इसको बोलते हैं, ठीक है। तो टैक्स लेविड करने के मामले में भी संसद में निहित है, लगाने के मामले में भी संसद में निहित। तो इसके तहत संसद ने गिफ्ट टैक्स, एक्सपेंडिचर टैक्स जिसको व्यय टैक्स, व्यय कर कहते हैं, और संपदा कर, वेल्थ टैक्स, ये अवशिष्ट शक्तियों का प्रयोग करके संसद ने ये टैक्स लगाए हैं। क्योंकि ये किसी में कैटेगराइज नहीं थे तो संसद ने इन पर टैक्स इंपोज किया। कैसे? वेल्थ टैक्स हो गया, एक्सपेंडिचर टैक्स, वेल्थ टैक्स और गिफ्ट टैक्स, ये इसके एग्जाम्पल हैं, अवशिष्ट शक्तियों के प्रयोग के एग्जाम्पल है। तो यहां तक आपको बात समझ में आ गई। अब एक बात और समझनी है कि 2000 तक, साल 2000 तक अब जैसे मैंने कहा, अभी हम देखेंगे कि कर राजस्व का वितरण कैसे होता है
संघ और राज्य के बीच। तो साल 2000 तक जो हमारे यहाँ टैक्स का सिस्टम था, उस टैक्स के सिस्टम में इनकम टैक्स एक ऐसा टैक्स था जिसको मैंडेटरी था केंद्र को राज्यों के साथ बांटना। ठीक है, तो इनकम टैक्स ही एक ऐसा टैक्स था जो राज्यों के साथ साझा होता था, उसका कलेक्शन। ठीक है, 2000 तक यही स्थिति थी। अब इनकम टैक्स आपको पता है सबसे छोटा हिस्सा है, इतना बड़ा हिस्सा तो है नहीं। इनकम टैक्स आप कितना भी कलेक्ट कर लें और उसका 80% से ऊपर भी गया है राज्यों के बीच बटा है। जैसे आज के दौर में आपने सुना होगा कि 41% कलेक्टेड टैक्स का पार्ट राज्यों को सौंपा जाता है। किसकी सिफारिश पर? वित्त आयोग की सिफारिश पर। ठीक है, इसके पहले वित्त आयोग ने जो सिफारिश किया था वो 42% की सिफारिश थी। तो 41% अगर राज्यों को सौंपा जाता है टैक्स कलेक्शन के बाद, ठीक, किसकी सिफारिश पर? वित्त आयोग की सिफारिश पर। इसमें से बहुत सारी चीजें होंगी जो बाद में कनेक्ट होंगी और इसको आपको रिवाइज भी करना पड़ेगा, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड जगह पर है, तो इसलिए बहुत धैर्य से इसको सुनते रहिए। अब इसमें आज के दौर में तो सारे टैक्सेस हैं, लेकिन साल 2000 तक क्या होता था? टैक्स का जो बंटवारा होता था, जो राज्यों को सौंपा जाता था, उसमें अनिवार्य रूप से इनकम टैक्स ही मेन सोर्स ऑफ इनकम था और बाकी जो टैक्स थे उसमें से पैसा राज्यों को देना ये डिस्क्रिशन था, स्वैच्छिक था, मैंडेटरी नहीं था। ऑब्वियसली राज्यों के पास बहुत कम इनकम आता था टैक्स के जरिए, और धीरे धीरे आपको पता ही है कि किस तरह से 91 में हमने नई इकोनॉमिक पॉलिसी को अपनाया। राज्यों का हाल बहुत ही बुरा था। ठीक है, उसके बाद पे कमीशन के रिकमेंडेशन से और ज्यादा उस पर बोझ पड़ा। तो ऐसी स्थिति में 80वें संविधान संशोधन के जरिए, 80वां संविधान संशोधन 2000, ठीक है, साल 2000 के जरिए, इस अमेंडमेंट के जरिए एक ऑल्टरनेटिव स्कीम ऑफ डिवोल्यूशन ले आया गया। ऑल्टरनेटिव स्कीम ऑफ डिवोल्यूशन बोलते हैं इसको। ठीक है, या फिर अवमूल्यन की वैकल्पिक योजना। किया क्या किया? किया ये गया कि अभी तक जो सिर्फ इनकम टैक्स राज्यों के साथ साझा होता था, उसमें सारे टैक्सों को मिला दिया गया। तो सेस और सरचार्ज को छोड़कर बाकी जो भी कलेक्शन होता उसको राज्यों के साथ वित्त आयोग की सिफारिश पर बांटा जाने लगा। और यह प्रभावी कर दिया गया, पहले तो इसको नोट कर लीजिए कि सेस और सरचार्ज ये सीधे सीधे केंद्र की कमाई है। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में सरचार्ज पूरा का पूरा अमाउंट चला जाता है। सेस तो किसी मद में लगाया जाता है। सेस और सरचार्ज का मतलब क्या हुआ? सरचार्ज का मतलब हुआ टैक्स ऑन टैक्स या टैक्स अपॉन टैक्स, किसी कर के ऊपर लगाया गया कर। और सेस किसी विशेष प्रयोजन के लिए लगाया गया उपकर। इसको हिंदी में कहते हैं उपकर, इसको कहते हैं अधिभार। ये जो सेस है ये किसी स्पेसिफिक मद में लगाया जाता है, जैसे एजुकेशन सेस शिक्षा के मद में लगाया गया है। ठीक है, तो अगर एजुकेशन पर सेस लगा हुआ है, एजुकेशन के लिए लगा हुआ है, तो सेस का ये जो पूरा कलेक्शन होगा, पूरा उपकर का,
कलेक्शन होगा वो शिक्षा के मद में ही खर्च होगा, शिक्षा के मद में ही खर्च होगा। और अगर लगाया गया है सरचार्ज, जैसे पेट्रोलियम, आपको पता है कि पेट्रोलियम उत्पाद जो हैं ये अभी जीएसटी के दायरे में नहीं है, अल्कोहल अभी जीएसटी के दायरे में नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि अगर जीएसटी के दायरे में नहीं है तो इन पर सेल्स टैक्स लगता है। अब इस टैक्स के ऊपर सरचार्ज लगाया जा सकता है, अधिभार लगाया जा सकता है, और वो शुद्ध कमाई किसकी है? केंद्र की है, संघ की है। ठीक है, तो 80वें संविधान संशोधन 2000 से एक प्रोविजन कर दिया गया जिसको हम कहते हैं ऑल्टरनेटिव स्कीम ऑफ डिवोल्यूशन या फिर वैकल्पिक योजना अवमूल्यन की। उसका मतलब उसमें प्रोविजन किया गया कि 1996 से रेट्रोस्पेक्टिव तरीके से इसको लागू किया गया। लागू कब हो रहा है? 2000 में। और कब से इसको लागू किया गया? 1996 से, पिछले डेट से, बैक डेट से, तो इसको कहते हैं रेट्रोस्पेक्टिव। 1900 या इसको क्या कहेंगे? भूतलक्षी प्रभाव से, हिंदी में अगर लिखना हो तो क्या कहेंगे? भूतलक्षी, भूतलक्षी प्रभाव से, यानी बीते हुए किसी टाइम से, बीते हुए किसी समय से। तो भूतलक्षी प्रभाव से 2000 में 80वें संविधान संशोधन के जरिए इसको लागू करके कर दिया गया कि 1996 से जितने भी टैक्स कलेक्शंस होते हैं, सेस और सरचार्ज इसमें से बाहर कर दीजिए, सेस और सरचार्ज को छोड़कर बाकी जो टैक्स कलेक्ट होते हैं, बाकी के जो टैक्स कलेक्शंस होते हैं, उनमें राज्यों की हिस्सेदारी होने लगी, यानी केंद्र और राज्यों के बीच ये पैसा बटेगा। ठीक है, केंद्र और राज्यों के बीच ये पैसा बटेगा। पहले क्या होता था? पहले जो मेजर मैंडेटरी बंटवारा था वो आईटी का था, इनकम टैक्स का था, और अब क्या हो गया कि इसमें सारे कर आ गए सेस और सरचार्ज को छोड़कर। ठीक है, बात समझ में आ गई? हाँ, जीएसटी के ऊपर सरचार्ज नहीं लगता, जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स पर नहीं लगता है। ठीक, तो पहला बड़ा मेजर जो परिवर्तन आया वो आया 80वें संविधान संशोधन अधिनियम 2000 से। कहां परिवर्तन आया ये हम अभी बेयर एक्ट से देखेंगे। और दूसरा बड़ा परिवर्तन आपको पता है 101वें संविधान संशोधन 2016 से आया, जिसमें जो अलग अलग बहुत सारे टैक्स लगते थे उन सारे टैक्स को किसमें मिला दिया गया? जीएसटी में, गुड्स एंड सर्विस टैक्स में। तो इन दो मेजर चेंजेस के बाद आज की जो स्थिति है उसी को हमें पढ़ना है। केंद्र और राज्य के बीच राजस्व के बंटवारे की योजना पर जो व्यापक परिवर्तन किया गया वो इन दो संशोधनों द्वारा किया गया, 80वें संविधान संशोधन अधिनियम 2000 से और 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 से। ठीक है, अब पहली चीज है आर्टिकल 268 हमें पढ़ना है। केंद्र द्वारा लगाया गया, उद्गृहित, लेविड, लेकिन राज्यों द्वारा कलेक्ट किया गया, एकत्रित और विनियोजित किया गया, इस्तेमाल, यानी इसको अगर टेक्निकल वर्ड में कहेंगे तो लेविड, ठीक है, एकत्रित तो कलेक्ट हो गया, कलेक्शन हो गया, विनियोजित यानी एप्रोप्रिएट, और लेमन भाषा में अगर कहेंगे तो क्या होगा? लगाया गया, इंपोज किया गया, कलेक्ट किया गया और इस्तेमाल किया गया। तो 268 जो आर्टिकल हम पहला पढ़ने वाले हैं वो कह रहा है कि भाई केंद्र द्वारा
लगाया जाने वाला लेकिन राज्यों द्वारा कलेक्ट किया जाने वाला और इस्तेमाल किया जाने वाला कर कौन सा कर है। अब दरअसल हमें कर राजस्वों के बंटवारे में पढ़ना क्या है, पढ़ना है कि कुछ केंद्र और राज्य, कुछ कर ऐसे होंगे जो केंद्र द्वारा लगाया जाए, तो पहला पॉइंट है कि कौन लगाएगा। फर्स्ट पॉइंट क्या होगा, तीन ही पॉइंट्स हैं, देखिए कौन लगाएगा, लेवीट कौन करेगा, मैं आम भाषा में लिखता हूं कौन लगाएगा कर, कौन एकत्र करेगा, कलेक्ट कौन करेगा, और कौन उसका उपयोग करेगा। ठीक है, एप्रोप्रिएट कौन करेगा, इस्तेमाल कौन करेगा। तकनीकी भाषा में क्या लिखेंगे, उद्गृहित। ठीक है, एकत्रित और विनियोजित। इंग्लिश में क्या कहेंगे, लेविड। कलेक्शन और एप्रोप्रिएशन। इसी संबंध को हमको पढ़ना है। चलिए तो सीधे सीधे आप आ जाइए 268 पे। संघ द्वारा लगाया गया लेकिन राज्यों द्वारा कलेक्ट किया गया और इस्तेमाल किया गया, ऐसे कौन से टैक्स या फिर शुल्क हैं, ड्यूटी इसको बोलते हैं। मैं एकदम आम भाषा में इसलिए बोल रहा हूं कि इन शब्दों की वजह से भी आपको समझ में नहीं आएगा। लेविड, कलेक्ट करना, एप्रोप्रिएट करना, अगर इस शब्द के भरोसे चलेंगे तो फिर आपको ध्यान पर समझ नहीं पाएंगे। तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूं यहां पर, बहुत ही आम भाषा में इसको हम क्या पढ़ेंगे, लगाना, इकट्ठा करना और इस्तेमाल करना। ठीक, 268 क्या कह रहा है भाई, संघ द्वारा लगाया गया लेकिन लगाएगा संघ, कलेक्ट राज्य करेगा और इस्तेमाल भी राज्य करेगा। ऐसा कौन सा कर है, और ये इस पर क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि जो संघ लगाता है, ड्यूटी है, शुल्क है, टैक्स मान लीजिए, टेक्निकली उसको शुल्क बोलेंगे, ड्यूटी बोलेंगे। ऐसा कौन सा कर है जो, या शुल्क है जो केंद्र लगा रहा है, राज्य इकट्ठा कर रहा है और राज्य ही उपयोग करेगा। ऐसे स्टाम्प शुल्क जो संघ सूची में वर्णित हैं भारत सरकार द्वारा उद्गृहित किए जाएंगे। अब ध्यान दीजिए, हमने क्या कहा था, संघ सूची में वर्णित जो टैक्स हैं वो लगाएगा कौन, संघ। ठीक है, संसद। संघ सूची में वर्णित स्टाम्प शुल्क, ऐसे स्टाम्प शुल्क भारत सरकार द्वारा उद्गृहित किए जाएंगे, लेविड किए जाएंगे, किंतु उस दशा में जिसमें ऐसे शुल्क ड्यूटीज के भीतर, यूनियन टेरिटरीज, संघ राज्य क्षेत्र के भीतर लेविड किए गए हैं, लगाए गए हैं भारत सरकार के द्वारा। अन्य दशाओं में जिन जिन राज्यों के भीतर ऐसे शुल्क लगाए गए हैं उन राज्यों के द्वारा संग्रहित किए जाए। तो एक अंतर क्या दिख रहा है कि भाई ऐसे स्टाम्प शुल्क जो यूटीज में लगाए गए हैं उसका कलेक्शन कौन करेगा, उसका कलेक्शन भारत सरकार करेगी ऑब्वियसली, ड्यूटीज तो भारत सरकार के ही अंदर में। और जहां बाकी स्टेट्स में लगे हुए हैं स्टाम्प शुल्क, वो राज्यों के भीतर लगाए गए हैं। कौन लगाया है, भारत सरकार नहीं लगाया है, लेकिन कलेक्शन उसका कौन करेगा,
राज्यों के द्वारा किया जाएगा। तो दो कंडीशन हो गए कि भाई ऐसे स्टाम्प शुल्क, आर्टिकल 268 है, ऐसे स्टाम्प शुल्क, स्टाम्प ड्यूटी या शुल्क भारत सरकार द्वारा संघ सूची में वर्णित है। पहली बात, संघ सूची में ही वर्णित है ये स्टाम्प ड्यूटी, भारत सरकार द्वारा लगाए गए हैं। दो जगहों पर लगाए जाएंगे, एक तो यूटीज में और एक राज्यों में, अलग अलग राज्यों में। जो यूटीज में लगेगा उसका कलेक्शन भारत सरकार के पास आएगा, और जो राज्यों में लेवी किया गया है उसका कलेक्शन राज्यों के पास, राज्यों के पास कलेक्शन होगा, राज्य कलेक्ट करेंगे, और यूटीज वाले में भारत सरकार। फिर इसका दो कह रहा है कि किसी राज्य के भीतर, यूटी नहीं केवल राज्य, उद्ग्रहणीय यानी लेवी किए गए, लेविएबल लगाए जाने योग्य ऐसे शुल्क के किसी वित्तीय वर्ष में आगम भारत की संचित निधि के भाग नहीं होंगे, किंतु उस राज्य को सौंप दिए जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि भाई हमने जो यहां पर देखा कि 268 के तहत ऐसे स्टाम्प शुल्क जो संघ सूची में वर्णित हैं ही, भारत सरकार द्वारा लगाए गए हैं, यूटीज में जो लगे हैं वो भारत सरकार द्वारा कलेक्ट किए जाएंगे, एकत्रित किए जाएंगे। जो राज्यों में लगा है वो राज्यों के द्वारा एकत्रित किए जाएंगे, कलेक्ट किए जाएंगे। ये वाला चला जाएगा भारत के कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में चला जाएगा, और राज्यों में जो एकत्रित हुआ है वो राज्यों की संचित निधि में चला जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये स्टाम्प शुल्क जो हैं वो सिर्फ यूटी वाले जाएंगे भारत सरकार के पास, अदरवाइज बाकी जो कलेक्शन हुआ है वो भारत की संचित निधि का हिस्सा। तो ये है आर्टिकल 268 जो कहता है स्टाम्प शुल्क के बारे में कि स्टाम्प शुल्क कौन लगाएगा, कौन कलेक्ट करेगा और कौन उसका इस्तेमाल करेगा। ठीक है, तो एक और उस पर कर लीजिए, स्टाम्प शुल्क आर्टिकल 268, स्टाम्प शुल्क लगाना, लेविड, कलेक्ट करना और एप्रोप्रिएट करना। लगाएगा भारत सरकार, हम इसको केंद्र कर देते हैं, केंद्र। ठीक है, कलेक्शन राज्यों के द्वारा होगा, स्टेट। और कहां जाएगा, किसके पास जाएगा ये पैसा? एकत्र राज्य करेंगे, किसके पास जाएगा? भारत की संचित निधि में नहीं जाएगा, राज्यों के पास जाएगा, तो ये भी राज्य के पास। ठीक है, और जहां यूटीज में ऐसे लगाए गए स्टाम्प शुल्क हैं वो पैसा भारत सरकार के पास जाएगा। चलिए, तो अब देख लीजिए, यही तो लिख रहा था कि संघ द्वारा लगाया गया लेकिन राज्यों द्वारा कलेक्ट किया गया और एप्रोप्रिएट किए जाने वाले ड्यूटीज 268 स्टाम्प शुल्क है, के बारे में सारे प्रोविजन हमने समझ लिए। चलिए 269 देखिए। अच्छा, एक आर्टिकल है 268 का, 268 का अब इसका लोप कर दिया गया है। कब से लोप किया गया है? 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 की धारा 7। इसका मतलब क्या हुआ? जब जीएसटी आया तो इसका लोप हो गया। ये कौन सा टैक्स है? ये टैक्स था सर्विस टैक्स।
सेवा कर। सेवा कर को 88वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा संविधान में जगह दी गई थी 268 क में, लेकिन जब जीएसटी आया तो यह भी जीएसटी का पार्ट हो गया, तो अब इसको लोप कर दिया गया, 268 क से हटा दिया गया। ठीक है, यूपीएससी की तैयारी का हर दिन कीमती होता है और हर कल की राह आज से ही बनती है। तो क्या आपने प्रतिज्ञा ली है अपने आईएएस सपने को साकार करने की? स्टडी IQ लेकर आया है यूपीएससी लाइव फाउंडेशन हिंदी प्रतिज्ञा बैच 2026, जहां कराई जाएगी प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी, वो भी रणनीतिक गहराई के साथ और सही मार्गदर्शन के साथ। इस बैच में आपको मिलेंगी 1000+ घंटों की लाइव और रिकॉर्डेड कक्षाएं, 1-to-1 पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप, डेली करंट अफेयर्स, टेस्ट सीरीज और सीसेट का कंप्लीट कवरेज, प्रीलिम्स और मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम यानी PRP और MRP डिसिप्लिन के साथ फोकस भी, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, IGP अंतिम दौर तक स्टडी IQ आपके साथ रहेगा। और इतना ही नहीं, प्रीलिम्स में सफल होने पर मिलेगा पूरा फीस वापस, टॉप स्कोरर को मिलेगा 11,000 रुपए का नगद पुरस्कार। अब तय कीजिए, आप सिर्फ सपना देखेंगे या उसके लिए स्टडी IQ के साथ मिलकर प्रतिज्ञा निभाएंगे। यूज करें कोड अमृत लाइव और पाएं मैक्सिमम डिस्काउंट हमारे गोल्ड, प्लैटिनम और डायमंड बैचेस पर। अगर अब भी कोई सवाल हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें या मुझे सीधा मेल करें amrit@studiiq.com पर। यूपीएससी 2026, आपकी प्रतिज्ञा हमारा मार्गदर्शन। तो 268 हो गया स्टाम्प ड्यूटी पर। अब है 269 क्या कह रहे हैं? संघ द्वारा उद्गृहित और संग्रहित। 268 में क्या देखा हमने स्टाम्प ड्यूटी के बारे में कि संघ ने लगाया, लेकिन कलेक्शन उसका किया राज्य ने और यूज किया राज्य ने। यहां कह रहा है संघ ने लगाया और कलेक्ट किया, लेकिन राज्यों को सौंप दिया। ऐसे टैक्स कौन कौन है? अनुच्छेद 269 क में यथा उपबंधित के सिवाय, तो 269 का अभी देखेंगे हम। माल के क्रय या विक्रय पर, परचेज या फिर सेल पर, माल यानी गुड्स के, और माल के पारेषण पर यानी गुड्स के कंसाइनमेंट पर टैक्स भारत सरकार लगाएगी, कलेक्ट किए जाएंगे भारत सरकार के द्वारा, लेकिन खंड 2 में उपबंधित रीति से राज्यों को 1 अप्रैल 1996 को या उसके पश्चात सौंप दिए जाएंगे या सौंप दिए समझे जाएंगे। मैंने कहा था ना कि 1 अप्रैल 1996 भूतलक्षी प्रभाव से 80वां संविधान संशोधन अधिनियम 2000 लागू किया गया था। ठीक है, माल के क्रय या, पहले हम लोग पढ़ लेंगे उसके बाद समझेंगे कि इसमें क्या है। माल के क्रय या विक्रय पर कर पद से क्या समझना है? माल के क्रय या विक्रय पर कर पद से समाचार पत्रों से भिन्न, न्यूज़पेपर्स को हटा दीजिए, गुड्स के क्रय या विक्रय पर उस दशा में कर अभिप्रेत हैं जिसमें ऐसा क्रय या विक्रय अंतरराज्यिक व्यापार या वाणिज्य के दौरान होता है, यानी इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स के दौरान। एक राज्य से दूसरे राज्य मतलब क्या हुआ? इंटर स्टेट हो गया, अंतरराज्यीय, राज्यों के बीच। तो माल के क्रय और विक्रय पर कर इसके बारे में बात कर रहा है, जब राज्यों के बीच में व्यापार या वाणिज्य के दौरान, ठीक है, जब ऐसा क्रय विक्रय होता है जो राज्यों के विभिन्न राज्यों के बीच में होता है, तो फिर माल के उस सामान पर, उसके खरीद या फिर बिक्री पर टैक्स जो इंपोज होता है वही है माल के क्रय या विक्रय पर कर। दूसरा, माल के पारेषण यानी कंसाइनमेंट पर कर से क्या समझेंगे? तो सेम बात है उस दशा में कर अभिप्रेत है जिसमें ऐसा कंसाइनमेंट अंतरराज्यिक व्यापार या वाणिज्य के दौरान होता है। ठीक है, तो बेसिकली ये दोनों किसके बारे में कर रहे हैं? अभी नहीं समझ में आएगा, आगे समझ में आएगा, ध्यान रखिए। बेसिकली किसके बारे में बात कर रहे हैं? अंतरराज्यिक, इंटर स्टेट गुड्स के क्रय विक्रय पर, माल के क्रय विक्रय
या पारेषण पर। ठीक है, अंतरराज्यीय क्रय विक्रय या फिर पारेषण, सेल्स परचेज और या फिर कंसाइनमेंट पर, एक स्टेट से दूसरे स्टेट जो ट्रेड और कॉमर्स के दौरान होता है। ठीक है, 269 में तो यही कह रहा है। ऐसे कर भारत सरकार द्वारा लगाए जाएंगे, कलेक्ट किए जाएंगे और राज्यों को सौंप दिए जाएंगे। चलिए 269 का देखेंगे। फिर कह रहा है किसी वित्तीय वर्ष में, अच्छा पहले दोनों 269 का देख लीजिए। अंतरराज्यिक व्यापार या वाणिज्य के अनुक्रम में माल और सेवा कर जीएसटी, इसके बारे में है। इंटर स्टेट ट्रेड और कॉमर्स के अनुक्रम में माल और सेवा कर का उद्ग्रहण और संग्रहण, यानी किसके बारे में बात हो रही है? आईजीएसटी। ठीक है, इंटर स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अंतरराज्यिक व्यापार या वाणिज्य के अनुक्रम में प्रदाय माल और सेवा कर भारत सरकार द्वारा उद्गृहित किया जाएगा और संग्रहित किया जाएगा, यानी भारत सरकार लगाएगी और कलेक्ट करेगी, तथा ऐसा कर उस रीति में जो संसद द्वारा विधि द्वारा माल और सेवा कर परिषद की जीएसटी काउंसिल की सिफारिशों पर उपबंधित की जाए, संघ और राज्यों के बीच प्रभाजित किया जाएगा, यानी बांटा जाएगा। ठीक, अंतरराज्यिक व्यापार, यह भी इंटर स्टेट ट्रेड और कॉमर्स की बात कर रहा है, 269 भी वही बात कर रहा है, लेकिन यह जीएसटी के बारे में बात कर रहा है। और 269 कह रहा है अंतरराज्यिक ट्रेड और कॉमर्स के दौरान जो माल क्रय विक्रय हुआ और जो उस पर कंसाइनमेंट भेजा गया, उस पर क्या टैक्स है और उसको कौन लगाएगा, कौन कलेक्ट करेगा, कौन उसका इस्तेमाल करेगा। यहां भी कह रहा है अंतरराज्यिक व्यापार वाणिज्य के अनुक्रम में माल और सेवा कर का उद्ग्रहण और संग्रहण कौन करेगा? तो कह रहा है अंतरराज्यिक व्यापार या वाणिज्य के अनुक्रम में माल और सेवा कर भारत सरकार द्वारा उद्गृहित होगी, संग्रहित होगी, लगाएगा भी भारत सरकार, कलेक्ट भी भारत सरकार करेगा, और ऐसा कर उस रीति से जो संसद द्वारा विधि द्वारा माल और सेवा कर परिषद की सिफारिशों पर, जीएसटी काउंसिल इसके लिए सिफारिश करेगी, उपबंधित की जाए, संघ और राज्यों के बीच प्रभाजित किया जाएगा। अब दोनों में बेसिक अंतर क्या है? 269 में सिर्फ गुड्स की बात हो रही है, माल के बारे में बात हो रही है, माल के क्रय और विक्रय, पारेषण यानी कंसाइनमेंट, इस पर लगने वाला टैक्स। ठीक है, भारत सरकार लगाएगी, कलेक्ट करेगी, एकत्रित करेगी। यहां क्या कह रहा है? लेकिन राज्यों को सौंप देगी, राज्यों को सौंप देगी। 269 में क्या कह रहा है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो अंतरराज्यीय माल और सेवा कर है, भारत सरकार लगाएगी, एकत्रित करेगी, लेकिन राज्यों को सौंपेगी नहीं। क्या करेगी? जीएसटी काउंसिल की सिफारिश पर, जीएसटी काउंसिल की सिफारिश पर संसद के विधि के अनुरूप, लॉ के द्वारा जीएसटी काउंसिल की सिफारिश पर केंद्र और राज्य के बीच बंटेगा, ये प्रभाजित होगा, बंटेगा। ठीक है,
सवाल है कि जब दोनों में एक ही बात कह रहा है, बस एक ही अंतर है ना कि यहाँ भारत सरकार लगा रही है, एकत्र करेगी और राज्यों को सौंप देगी। यहाँ कह रहा है IGST, दो अंतर है। एक तो ये माल के बारे में, गुड्स के सेल्स और परचेज के बारे में बात हो रही है, यहाँ इंटर स्टेट GST के बारे में बात हो रही है। दूसरा अंतर यह है कि यहाँ जो भी कलेक्शन होगा मतलब लगाएगी तो भारत सरकार ही, एकत्र भी भारत सरकार कर रही है। 269A में भी भारत सरकार लगा रही है, एकत्र भी भारत सरकार कर रही है। अंतर यह है कि 269 के जरिए राज्यों को यह सौंप दिया जाएगा पैसा, और 269A के जरिए IGST वाला अमाउंट जो है वो केंद्र और राज्यों के बीच बढ़ जाएगा। ये अंतर क्यों है? ये अंतर इसलिए है कि कुछ ऐसे टैक्स कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो GST के दायरे में नहीं है, जैसे पेट्रोलियम उत्पाद GST के दायरे में नहीं, पेट्रोलियम उत्पाद GST के दायरे में नहीं है। अल्कोहल, शराब GST के दायरे में नहीं है, तो ये GST से बाहर है अभी भी ना। जब GST के ये बाहर हैं तो इन पर टैक्स लगेगा, इनके सेल और परचेज पर टैक्स लगेगा। तो इन पर जो सेल टैक्स लगेगा, ठीक है, वो भारत सरकार लगाएगी। भारत सरकार कलेक्ट करेगी, लेकिन पेट्रोलियम और अल्कोहल जैसे उत्पाद जो GST के दायरे में नहीं है, उसका पैसा कलेक्टेड जो होगा वो राज्यों को सौंप दिया जाएगा। ठीक है, राज्यों को दे दिया जाएगा। जबकि गुड्स एंड सर्विस टैक्स GST, जिसमें सारे कर अब शामिल हो गए हैं, सेस और उपकर को छोड़ दीजिए, बाकी सब तो GST के दायरे में आ गया। तो GST जो है इंटर स्टेट GST IGST, ठीक है, वो भारत सरकार लगाएगी, कलेक्ट करेगी और वो बंटेगा केंद्र और राज्यों के बीच में। यही 269 और 269A में अंतर है। तो अब फिर से 269 पढ़ते हैं, 269A पढ़ते हैं, तो बात शायद समझ में आ जाएगी। चलिए 269 फिर से पढ़ लेते हैं। संघ द्वारा उद्गृहित और संग्रहित लेकिन राज्यों को सौंपे जाने वाले कर अनुच्छेद 269 क में यथा उपबंधित के सिवाय, ठीक है, 269 क में क्या है? केंद्र राज्यों के बीच बटेगा IGST जो कलेक्ट होगा। माल के क्रय या विक्रय पर, परचेज और सेल पर या फिर कंसाइनमेंट पर गुड्स के भारत सरकार द्वारा लगाया जाएगा, कलेक्ट किया जाएगा, किंतु खंड 2 में उपबंधित रीति से राज्यों को 1 अप्रैल 1996 को या उसके पश्चात सौंप दिए जाएंगे या सौंप दिए समझे जाएंगे। 1 अप्रैल 1996 से क्यों कह रहा है? क्योंकि पहले ये जो सेल्स टैक्स था, जो गुड्स पर बाकी जो टैक्सेस लगते थे, मैंने कहा ना कि इनकम टैक्स ही था जिसको मैंडेटरी तरीके से बांटा जाता था। तो यहाँ 1 अप्रैल 1996 वही 80वां संविधान संशोधन अधिनियम 2000 के तहत ये डेट रखा गया है भूतलक्षी प्रभाव से। तो जो भी ऐसे टैक्स होंगे वो भारत सरकार लगाएगी, कलेक्ट करेगी और राज्यों को सौंप देगी। माल के क्रय या विक्रय पर कर से समाचार पत्रों से भिन्न, इसमें समाचार पत्र शामिल नहीं है, उनके क्रय या विक्रय की दशा में जो गुड्स पर क्रय या विक्रय हुए उसमें वो टैक्स अभिप्रेत हैं जिसमें ऐसा क्रय या विक्रय अंतरराज्यिक व्यापार या वाणिज्य के दौरान होता है। और यही बात कहा गया है कंसाइनमेंट को। किसी वित्तीय वर्ष में किसी ऐसे कर के शुद्ध आगम, ठीक है, वहां तक कि जो संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त हुए हैं, भारत की संचित निधि के भाग नहीं होंगे, किंतु उन राज्यों को सौंप दिए जाएंगे। सीधी सी बात है कि कहीं भी अगर यूटीज से पैसा कलेक्ट हो रहा है, यूटीज में लगाया गया है और पैसा कलेक्ट हो रहा है, तो वो राज्यों को नहीं सौंपे जाएंगे। ये हर बात में एक बात लिखी हुई आपको मिलेगी, ठीक है। तो वो यही दे रहा था कि खंड 2 के अधीन, खंड 2 में उपबंधित रीति से, तो इसमें दे रहा है कि पहली बात कि यूटीज में अगर कलेक्शन हुआ है
लगाया गया है तो वो राज्यों को नहीं दिया जाएगा। और दूसरी बात कि किंतु उन राज्यों को सौंप दिए जाएंगे जिनके भीतर वो उस वर्ष में लगाए गए हैं और वितरण के ऐसे सिद्धांतों के अनुसार जो संसद विधि द्वारा बनाए उन राज्यों के बीच वितरित किए जाएंगे। ठीक है, अब राज्यों के बीच कैसे वितरित किया जाता है? जैसे 41% हो गया कि भाई जो कलेक्शन है 41% उसका राज्यों को दिया जाएगा। तो एक बात तो ये हो गई ना कि राज्यों को 41% दिया जाएगा। अब दूसरा वितरण का एक और चीज सोचना है ना कि भाई बिहार है, XYZ जो राज्य हैं सारे, उनके बीच में एलोकेशन करना है। इसको कितना मिलेगा, इसको कितना मिलेगा, इसको कितना मिलेगा, इसको कितना मिलेगा, कौन रिकमेंड करेगा? वित्त आयोग रिकमेंड करेगा। और वित्त आयोग का रिकमेंडेशन बाध्यकारी नहीं है, ध्यान रखना है, कभी आपसे पूछ ले तो बाध्यकारी नहीं है, लेकिन वित्त आयोग के रिकमेंडेशन पर इन राज्यों का क्या किया जाता है? एक तो ओवरऑल कि राज्यों को कितना मिलेगा। अब इस जैसे 100 रुपया था उसमें से 41 रुपया अगर राज्यों को मिलेगा, ठीक है, टोटल 41 रुपया राज्यों को बांटना है। 100 रुपया टैक्स कलेक्ट हुआ, 41 रुपया राज्यों को बांटना है। अब तय करना पड़ेगा कि इस 41 रुपया में से ABCD जितने भी राज्य हैं हमारे, उनको कितना कितना मिलेगा, उनका कितना कितना हिस्सा है। ये रिकमेंड भी कौन करेगा? वित्त आयोग करेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका 269। अब 269 का क्या कह रहा है? का मैंने जैसा बताया कि अंतरराज्यिक व्यापार या वाणिज्य के अनुक्रम में माल और सेवा कर का उद्ग्रहण और संग्रहण, IGST के बारे में बात कर रहा है। और IGST के बारे में यह कह रहा है कि अंतरराज्यिक व्यापार या वाणिज्य के उपक्रम में प्रदाय माल सेवा कर भारत सरकार द्वारा लगाया जाएगा, कलेक्ट किया जाएगा, और उस रीति में जो संसद द्वारा विधि द्वारा माल और सेवा कर परिषद GST काउंसिल की सिफारिश पर बताया जाए, संघ और राज्यों के बीच प्रभाजित किया जाएगा। ठीक है, तो हमने समझ लिया कि IGST में इसमें बाकी सारे टैक्सेस हैं, और वहाँ 269 क्यों अभी तक है? क्योंकि कुछ ऐसे उत्पाद हैं जो GST के दायरे में नहीं हैं, उस पर जो टैक्स कलेक्ट होगा वो राज्यों को चला जाएगा, जबकि IGST के से जो टैक्स कलेक्ट होगा लगाएगी सरकार, कलेक्ट सरकार करेगी केंद्र की, लेकिन उसको बांटा जाएगा। ठीक है, चलिए ठीक है, ये सब वही दे रहा है कि भाई किसी राज्य को प्रभाजित जो बांटा गया रकम है वो भारत की संचित निधि में नहीं जाएगा। ठीक, अब आ जाइए 270। हमने 268 और 269 देख लिया, अब 270 देख लीजिए। उद्गृहित कर, टोटल जो कलेक्ट किया गया पैसा है, टैक्स है, उसका संघ और राज्यों के बीच में वितरण कैसे होगा? क्रमशः अनुच्छेद 268, 269 और 269 क में निर्दिष्ट शुल्कों और करों के सिवाय संघ सूची में निर्दिष्ट सभी कर और शुल्क, अनुच्छेद 271 में निर्दिष्ट करों और शुल्कों पर अधिभार, ठीक है, और संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि के अधीन विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए उद्गृहित कोई सेस उपकर भारत सरकार द्वारा उद्गृहित और संग्रहित किए जाएंगे तथा खंड 2 में उपबंधित रीति से संघ और राज्यों के बीच वितरित किए जाएंगे। फिर से पढ़ लीजिए, क्या कह रहा है? उद्गृहित कर मतलब लेविड, कलेक्टेड नहीं, लेविड, जितने कर लगाए गए हैं उनका संघ और राज्यों के बीच में वितरण कैसे होगा? 268, 269, 269 क में निर्दिष्ट शुल्कों और करों को छोड़कर संघ सूची में निर्दिष्ट सभी कर और शुल्क, अनुच्छेद 271 में निर्दिष्ट करों और शुल्कों पर अधिभार
और संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि के अधीन विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए उद्गृहित कोई उपकर, ठीक है, भारत सरकार द्वारा उद्गृहित और संग्रहित किए जाएंगे तथा खंड 2 में उपबंधित रीति से संघ और राज्यों के बीच वितरित किए जाएंगे। इसका मतलब क्या है? 268, 269, 269 का को छोड़कर 268 स्टाम्प शुल्क, 269 वही गुड्स पर टैक्स जो हमने देखा पेट्रोलियम और अल्कोहल पर जो टैक्स लगता है, 269 का आईजीएसटी, इन सब को छोड़कर सेस, ठीक है, उपकर, सरचार्ज, अधिभार, क्या कह रहा है एक्ट में? इन सब को छोड़कर, ठीक, सेस और अधिभार का जो पैसा है वो भारत सरकार के पास जाएगा। यही तो कह रहा है ना, फिर से पढ़िए 270, उद्गृहित कर और उनका संघ तथा राज्यों के बीच वितरण। 268 स्टाम्प ड्यूटी हटा दीजिए। 269 पेट्रोलियम उत्पाद जो जीएसटी के दायरे में नहीं है उत्पाद, उन पर जो टैक्स लगता है उसको हटा दीजिए। 269 का आईजीएसटी को हटा दीजिए। इन शुल्कों और करों को हटा दीजिए। फिर संघ सूची में जो बचे हुए सारे कर और शुल्क हैं, अनुच्छेद 271 में जो सेस, अधिभार और सरचार्ज और कोई सेस है, ये सब भारत सरकार द्वारा उद्गृहित और संग्रहित किए जाएंगे, ठीक है। 268 वाला स्टाम्प ड्यूटी हटा दीजिए। 269 वाला वैसे टैक्स जो जीएसटी के दायरे में नहीं है। 269 का आईजीएसटी जिनके प्रोविजंस हमने पढ़ लिए। उसके अलावा संघ सूची में जो कर हैं और शुल्क हैं और सेस और सरचार्ज, ये भारत सरकार लगाएगी, कलेक्ट करेगी और संघ और राज्यों के बीच वितरित होगा, ठीक है। संघ और राज्यों के बीच सेस और ये नहीं, ये भी छोड़ दीजिए। तो इसका मतलब क्या हुआ? 268 स्टाम्प ड्यूटी, 269 पेट्रोलियम और हमने उदाहरण में देखा है अल्कोहल पर जो टैक्स लगता है, मतलब जो जीएसटी के दायरे में नहीं है उत्पाद उन पर टैक्स। इंटर स्टेट, ये ध्यान रखिएगा, अंतरराज्यीय 269 का अंतरराज्यीय जीएसटी, आईजीएसटी, ठीक। उसके अलावा सेस और सरचार्ज, इन सब को हटा दीजिए, ठीक है। उसके बाद जो भी बचा वो भारत सरकार कर लगाएगी, संग्रहित करेगी, कलेक्ट करेगी और केंद्र राज्यों के बीच में उसका वितरण होगा। ठीक है। तो ऐसा क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि हमने पढ़ लिया कि स्टाम्प ड्यूटी जो है वो कौन लगाएगा, कौन कलेक्ट करेगा और किसको जाएगा। ये किसको जा रहा है? राज्यों को जा रहा है। ये जीएसटी काउंसिल की सिफारिश पर विधि के द्वारा जो भी प्रोविजन किया जाए उसमें केंद्र और राज्यों के बीच उस फॉर्मूला से बटेगा। सेस और सरचार्ज भारत सरकार के पास जाता है, ठीक है, इसमें राज्यों का कोई रोल नहीं है।
इन सब को हटा दीजिए, जो बचा वो केंद्र और राज्य के बीच में वितरण होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो आज की डेट में भारत सरकार के पास जाने वाला यही है, सेस और सरचार्ज ही है, बाकी सब कुछ अलग अलग फॉर्मूला से बटा हुआ है। चलिए, 246 क के खंड 1 के अधीन 246 क CGST, और मतलब अभी हम क्या बात कर रहे थे, अभी हम बात कर रहे थे IGST के बारे में। अब 246 क इसमें दो टैक्स हैं, CGST और स्टेट GST और सेंट्रल GST। संघ द्वारा संग्रहित कर भी, यानी किसके बारे में बात हो रहा है, CGST के बारे में बात हो रहा है। CGST भी संघ और राज्यों के बीच वितरित किया जाएगा। ठीक है, 246 क के खंड 2 और अनुच्छेद 269 क के अधीन संघ द्वारा उद्गृहित और संग्रहित ऐसा कर जिसका उपयोग 246 के खंड क के अधीन संदाय करने के लिए किया गया है, और अनुच्छेद 269 क के अधीन, इसको छोड़ दीजिए, इसका कोई मतलब नहीं है। सीधा सा समझ लीजिए, 270 में हम क्या क्या चीजें कर रहे हैं। तो 270 में हम एक और चीज देख ले रहे हैं कि भाई CGST, यानी हमने शुरू में ही देखा CGST लगता है, एक लगता है SGST और एक लगता है IGST। IGST के बारे में हमने प्रोविजंस देख लिए। CGST के बारे में ध्यान ये रखना है, इससे कभी भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि केंद्रीय जो GST है, ठीक है, CGST है, संघ द्वारा जो GST के पास पैसा संघ के पास आया है, वो भारत सरकार के पास नहीं जाएगा, बल्कि ये भी केंद्र और राज्य के बीच में बटेगा। ठीक है, ये भी केंद्र राज्य के बीच में बटेगा। तो इससे कभी क्वेश्चन आपसे किया जा रहा है, किया जा सकता है, सॉरी। ठीक है, किसी वित्तीय वर्ष में किसी ऐसे कर या शुल्क के शुद्ध आगम का ऐसा प्रतिशत जो विहित किया जाए भारत की संचित निधि का भाग नहीं होगा, किंतु उन राज्यों को सौंप दिया जाएगा जिनके भीतर वह कर या शुल्क उस वर्ष में लगाए गए हैं, और ऐसी रीति से और ऐसे समय से जो खंड 3 में उपबंधित रीति से विहित किया जाए उन राज्यों के बीच वितरित किया जाएगा। बेसिकली जो हमने देखा 41% किसको दिया गया, राज्यों को दिया गया। तो ये यही कह रहा है कि भाई भारत की संचित निधि का भाग ये नहीं होगा, जितना प्रतिशत डिसाइड किया गया है, जिस रीति से आगे दिया गया है, तो 41% अगर 15th फाइनेंस कमीशन ने डिसाइड किया, रिकमेंड किया, डिसाइड किया और उसको मान लिया गया, तो इतना जो अमाउंट है ये भारत की संचित निधि का भाग नहीं होगा, राज्यों को सौंप दिया जाएगा। यही बात ये कह रहा है। ठीक है, अब कह रहा है क्या कि अनुच्छेद खंड 3 में उपबंधित रीति से तय होगा कि कितना % जाएगा राज्यों को। तो खंड 3 में क्या कह रहा है, जब तक वित्त आयोग का गठन नहीं किया जाता है तब तक राष्ट्रपति द्वारा आदेश द्वारा विहित। आपको पता है वित्त आयोग का गठन एडहॉक लेवल पर होता है, और पहले वित्त आयोग का गठन 1952 में हुआ था। वित्त आयोग का गठन किए जाने के बाद वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात राष्ट्रपति द्वारा आदेश द्वारा विहित। मतलब यह है कि ये जो 41% का रिकमेंडेशन है वित्त आयोग ने दिया है, प्रेसिडेंट को सिफारिश करेगा वित्त आयोग, लेकिन वो बाध्यकारी नहीं है, वो सिर्फ विचार करने के बाद राष्ट्रपति आदेश द्वारा तय कर देगा कि कितना % हिस्सा राज्यों को सौंपा जाएगा, और वो हिस्सा भारत की संचित निधि में नहीं जाएगा बल्कि राज्यों को सौंप दिया जाएगा। ठीक है, 271 कुछ शुल्कों और करों पर संघ के प्रयोजनों के लिए सरचार्ज या अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए यहीं पर लिखा हुआ है सीधे सीधे। अनुच्छेद 269 और 270 में किसी बात के होते हुए भी संसद अनुच्छेद 246 क के अधीन माल और सेवा कर के सिवाय, इसका मतलब क्या हुआ, GST पर सरचार्ज नहीं लगता, तभी तो लिखा हुआ है ना कि संसद 246 क के अधीन GST के सिवाय, ठीक है, तो GST उसके दायरे में नहीं है, उन अनुच्छेदों में निर्दिष्ट शुल्कों या करों में से किसी भी समय संघ के प्रयोजन के लिए
अधिभार द्वारा वृद्धि कर सकेगी और किसी ऐसे सरचार्ज के संपूर्ण आगम भारत की संचित निधि के भाग होंगे। तो 271 सीधे सीधे सरचार्ज के बारे में बता रहा है कि भाई सरचार्ज जिसमें जीएसटी के अलावा किसी और टैक्स पर, सरचार्ज के बारे में हमने क्या देखा, टैक्स पर टैक्स, तो जीएसटी पर टैक्स नहीं लगा सकती भारत सरकार, सरचार्ज नहीं लगा सकती, उसके अलावा 269-70 में किसी बात के होते हुए भी संसद के द्वारा, एक्ट के द्वारा सरचार्ज लगाया जाएगा। ठीक है, जीएसटी के अलावा जीएसटी पर सरचार्ज नहीं लगाया जाएगा। ठीक, शुल्कों 269-70 में शुल्कों और करों में से किसी भी समय संघ के द्वारा सरचार्ज लगाया जा सकता है, सरचार्ज द्वारा वृद्धि की जा सकेगी और सरचार्ज का जो पैसा है वो कहां जा रहा है, भारत की संचित निधि के पास जा रहा है। ठीक है, चलिए भारत सरकार और एक 271 का, चलिए इसको छोड़ दीजिए, इसका कोई। अब हमें अगला जो करना है वो वित्त आयोग करना है, लेकिन आज नहीं करेंगे, कल करेंगे, क्योंकि आपका दिमाग मैं समझ सकता हूं कि पूरी तरह से हिल गया होगा। तो कल एक तो इसका रिवीजन कर लेंगे और रिवीजन करने के बाद वित्त आयोग पढ़ लेंगे और वित्त आयोग पढ़ने के बाद जो इसमें बाकी चीजें हैं वो पढ़ लेंगे। हमने मोस्टली आज कर राजस्व का वितरण पढ़ लिया है और मैं समझ सकता हूं कि इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है, तो आपको एक काम करना है कि कल रिवाइज करने के पहले आपको अपने रिवाइज करके आना है। क्या क्या हमने पढ़ लिया है, 268 ध्यान रखना है, स्टाम्प ड्यूटी, 269 जीएसटी में शामिल उत्पादों के अलावा जो उत्पाद हैं उन पर टैक्स, अंतर्राज्यीय टैक्स, 269 का आईजीएसटी। ठीक है, फिर 270 पढ़ लिया हमने, 271 पढ़ लिया, तो 271 तक हमने कंप्लीट कर लिया है। तो ये सारी चीज़ों को आप रिवाइज कर लीजिएगा और कल हम क्या करेंगे, शुरू में ही इसको रिवाइज करके ही आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो उसके बाद फिर आगे देखेंगे कि वित्त आयोग के बारे में क्या प्रोविज़न है और वित्त आयोग के प्रोविज़न के बाद बाकी जो बचे हुए हिस्से हैं उसको कवर करेंगे। बहुत ही धैर्य के साथ रहिएगा। ये बेयर एक्ट में इतना कॉम्प्लिकेटेड दिया हुआ है कि कई बार पढ़कर दिमाग घूम जाता है, तो इसमें बेयर एक्ट पर सिर्फ देखने के लिए देखिए, बाकी जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ उसी को समझना पड़ेगा, क्योंकि बेयर एक्ट है कॉम्प्लिकेटेड। चलिए ख्याल रखिए, ठीक से पढ़ाई कीजिए। यूपीएससी की तैयारी का हर दिन कीमती होता है और हर कल की राह आज से ही बनती है। तो क्या आपने प्रतिज्ञा ली है अपने आईएएस सपने को साकार करने की? स्टडी IQ लेकर आया है यूपीएससी लाइव फाउंडेशन हिंदी प्रतिज्ञा बैच 2026, जहां कराई जाएगी प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी, वो भी रणनीतिक गहराई के साथ और सही मार्गदर्शन के साथ। इस बैच में आपको मिलेंगी 1000+ घंटों की लाइव और रिकॉर्डेड कक्षाएं, 1-to-1 पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप, डेली करंट अफेयर्स, टेस्ट सीरीज और सीसेट का कंप्लीट कवरेज, प्रीलिम्स और मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम यानी PRP और MRP डिसिप्लिन के साथ फोकस भी, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, IGP, अंतिम दौर तक स्टडी IQ आपके साथ रहेगा। और इतना ही नहीं, प्रीलिम्स में सफल होने पर मिलेगा पूरा फीस वापस, टॉप स्कोरर को मिलेगा 11,000 रुपए का नगद पुरस्कार। अब तय कीजिए, आप सिर्फ सपना देखेंगे या उसके लिए स्टडी IQ के साथ मिलकर प्रतिज्ञा निभाएंगे। यूज करें कोड अमृत लाइव और पाएं मैक्सिमम डिस्काउंट हमारे गोल्ड, प्लैटिनम और डायमंड बैचेस पर। अगर अब भी कोई सवाल हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें या मुझे सीधा मेल करें amrit@studyiq.com पर। यूपीएससी 2026, आपकी प्रतिज्ञा, हमारा मार्गदर्शन। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।